रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 साल से फरार 1.5 लाख रुपए के इनामी और शातिर अपराधी अमित खम्परिया को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से उसकी तलाश में लगी पुलिस की विशेष टीम को यह कामयाबी महीनों की निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के बाद मिली। अमित खम्परिया पर धमकी, अवैध वसूली और संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर प्रकरण दर्ज थे। फरारी के दौरान वह लगातार शहर बदलता रहा और फर्जी पहचान का उपयोग करता रहा, जिससे पुलिस को उसके ठिकाने तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया था। इनामी राशि बढ़ाए जाने के बाद उसकी तलाश और तेज की गई। पुलिस को मोबाइल उपयोग और लोकेशन से जुड़े अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर टीम ने महाराष्ट्र में दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उसकी गिरफ्तारी से कई मामलों की जांच को गति मिलेगी। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जाएगी। देखिए, जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता कल रात मिली है, जब 1 लाख रुपए के इनामी अमित खम्परिया को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्ष 2010 से वर्ष 2024 के बीच अमित खम्परिया के विरुद्ध 17 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से 11 अपराध अंडर ट्रायल हैं, 4 अपराध विवेचना में हैं और 2 अपराधों में 5-5 वर्ष की उसको सजा हुई है। अमित खम्परिया के विरुद्ध न सिर्फ जबलपुर में बल्कि कटनी, मंडला, उमरिया इन जिलों में भी अपराध दर्ज हैं और उन अपराधों में हत्या से लेकर धोखाधड़ी सहित अनेक अपराध हैं। वर्ष 2022 से ही अमित खम्परिया फरार चल रहा था, जिसके ऊपर मंडला पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुशंसा पे आईजी साहब बालाघाट ने 30,000 रुपये का इनाम और पुलिस अधीक्षक जबलपुर की अनुशंसा पे आईजी साहब जबलपुर ने 70,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने एक विशेष जांच दल भी जो है इसमें गठित किया था 1 अगस्त को, और उस विशेष जांच दल को ये सफलता मिली है, जबकि अमित खम्परिया को नागपुर से हिरासत में लिया गया, जबलपुर लाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और कल रात इसको गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ जा रहा था? ये क्या नागपुर में क्या? देखिए, ये अपनी फरारी अलग अलग जगहों पे काट रहा था। चूँकि अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाना है, इसकी पुलिस रिमांड ली जाएगी, उसमें गहराई से गंभीरता से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी पुलिस के पास प्रारंभिक पूछताछ में आई है, उसके अनुसार ये ग्वालियर में डबरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और अभी जहाँ से ये पकड़ा गया नागपुर, वहाँ पर फरारी इसने काटी थी। संरक्षण है इसके पूरे फरारी में? देखिए, जैसे मैंने कहा, इस तरह का कोई अभी साक्ष्य नहीं आया है। अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा, तब इससे तफसील से पूछताछ की जाएगी। सर, जो इनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनकी शिकायत कोई पुलिस सुनेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। यदि इनके खौफ से या अमित खम्परिया नामक बदमाश के खौफ से आम जनता के कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व में शिकायत नहीं कर पाए थे, अपराध दर्ज नहीं कर पाए थे, वो सामने आएंगे तो निश्चित ही पुलिस उनका संज्ञान लेके उस पर वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर, इसमें लगभग इसके हाथों में फोटो रहती थी सोशल मीडिया पे, तो ये हथियार भी इससे कुछ जब्त किए गए या हथियार कहाँ से लाता था ये? देखिए, अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया तब इसके पास कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जानकारी पुलिस के पास भी है और उस पर भी आगे जो है पुलिस रिमांड के दौरान विवेचना में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जबलपुर पुलिस के द्वारा हाईकोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2023 से अपराधी फरार था। हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई है 10 तारीख की। उसके 4 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी सवाल खड़े कर रही है कि 2 साल बाद क्या वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है? देखिए, पुलिस जो है लगातार इसके पीछे लगी हुई थी और पुलिस को जहाँ जहाँ ये लोकेशंस बदल रहा था, उसने ये फैलाकर कि वो नेपाल भाग गया है, पुलिस को बरगलाने का प्रयास भी किया, लेकिन अंततः पुलिस को बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी है और आज इसको कल रात्रि गिरफ्तार किया गया। सर, इसके गिरोह के सदस्य कितने थे? क्योंकि बड़ी गैंग संचालित करता था। देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, प्रारंभिक पूछताछ ही उससे हो पाई है। जैसे ही पुलिस रिमांड पे उसको लिया जाएगा, इन सभी विषयों पे उससे पूछताछ की जाएगी। सर, कितने दिन की रिमांड लिए हुए हैं?
अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना है, वहाँ पर इस विषय को देखा। रिमांड कितने दिन मामले कायम है वो प्रदेश के भी हैं कि सिर्फ जबलपुर का? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि जबलपुर के अतिरिक्त कटनी, उमरिया और मंडला, इन 3 जिलों के भी अपराध उस पर दर्ज हैं। सर रिमांड कितने दिन की ले रही पुलिस? देखिए, ये विषय जो है माननीय न्यायालय के। जबलपुर जिले में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने नगर निगम का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में हाथों में आई ड्रॉप लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दमकल विभाग तथा फायर सेफ्टी प्रदान करने वाले अधिकारियों को आई ड्रॉप सौंपते हुए कहा कि शहर में चल रहे भ्रष्ट फायर एनओसी के धंधे को अधिकारी देख ही नहीं पा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जबलपुर शहर में पैसे लेकर फर्जी फायर एनओसी बांटने का धंधा खुलेआम चल रहा है। बड़े अस्पतालों और बिल्डरों को बिना जांच पड़ताल के एनओसी जारी कर दी जाती है, जिसका खामियाजा दुर्घटना होने पर आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। पार्टी ने मांग की कि शहर की सभी बिल्डिंगों की फायर एनओसी की जांच की जाए और सेफ्टी संसाधनों का सत्यापन हो, ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके और व्यवस्था सुधर सके। देखिए, मुख्यतः इनका ये कहना है कि शहर में अभी आगजनी की 2 घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं। उसके बाद नगर निगम ने भी चेक करना चालू किया। इनका विषय ये भी है कि जो फायर एनओसी अपने नगर निगम की तरफ से जारी की गई हैं, उनकी भी जांच कराई जाए कि वो सही मानकों को चेक करके दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। अभी हम चेक करा रहे हैं कि आपके पास फायर एनओसी है या नहीं है। तो इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए हम जो 89 करीबन हॉस्पिटल इन्होंने बताए हैं, CMHO से हम उनकी जानकारी लेके उनको व्यक्तिगत रूप से जांच कराएंगे कि वो फायर एनओसी प्राप्त किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, फायर एनओसी के मानकों को पूरा करते हैं कि नहीं करते, बिल्डिंग परमिशन उन्होंने ली है कि नहीं, ओवरऑल क्या वह हॉस्पिटल सुरक्षित है। क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे बिल्डिंग सुरक्षित होना एक मतलब टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की। बड़ा पाया जाता है तो किस प्रकार की जो है नगर निगम कार्रवाई करेगा इन पर? देखिए, अगर बिना फायर एनओसी के हॉस्पिटल मिलते हैं तो उसमें कार्यवाही का वही है कि लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन जो फायर एनओसी का डिले होता है उसकी पेनल्टी लगती है। इसके साथ जितना मेरा नियम की जानकारी है, लगभग 3 महीने का कारावास तुरंत हो सकता है। तो उस पर निर्णय जो है फायर की टीम लेगी। अगर फायर एनओसी मानकों के अनुसार नहीं पाई गई, मतलब वो हॉस्पिटल मानकों को पूरा नहीं करता था, उसके बाद भी फायर एनओसी दे दी गई है, तो उसमें संबंधित व्यक्ति जिसने वो एनओसी दी है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मेरा नाम अरविंद कुमार साहब है, मैं यहाँ अपर आयुक्त हूँ। हाथों में आई ड्रॉप लेकर, तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि जैसे कि आपको देखने में आ रहा होगा कि नगर निगम में जो अग्निशमन में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके आंख की दृष्टि कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, जिसको लेकर आई ड्रॉप लेकर हम नगर निगम आयुक्त कार्यालय आए हैं और अधिकारियों को हमने आई ड्रॉप भी दिया ज्ञापन के साथ। क्योंकि देखने में आ रहा है कि जमीनी स्तर पर इन्होंने जितनी भी एनओसी जारी की है, आधे से ज़्यादा एनओसी जो है वो फर्जी हैं। क्योंकि जमीनी स्तर पर जो चीज़ें मापदंड होने चाहिए वो मापदंड कहीं से कहीं तक दिखते नहीं आ रहे। चाहे आप अस्पताल की बात करिए, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात करिए, चाहे किसी भी चीज़ की बात करिए, तो जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है, साथ में आई ड्रॉप भी दिया है और अधिकारियों से बात की है कि आप जमीनी स्तर पर जाइए और मॉब ड्रिल कराइए। आप किसी की बातों पे नहीं, आप जाके स्वयं चेक करिए। और अगर आने वाले समय में ये चेक नहीं करते तो समाजवादी पार्टी खुद जगह जगह जाकर मॉब ड्रिल करेगी और मॉब ड्रिल करने के बाद जो भी निर्णय होगा सबके सामने दिखाएगी। आसिम रजा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जबलपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग से रिटायर्ड 72 वर्षीय प्रशासनिक अधिकारी अविनाश चंद्र दीवान को ठगों ने खुद को ATS अधिकारी बताकर 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनसे 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। यह ठगी 1 दिसंबर को टेरर फंडिंग के नाम पर आए एक कॉल से शुरू हुई। मामला तब सामने आया जब उनका बेटा शनिवार को जबलपुर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। ठगों ने वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर अविनाश चंद्र पर लगातार 10 से 10 घंटे नजर रखी। उन्हें डराया गया कि उनके खाते से आतंकी फंडिंग हुई है और सच न बताने पर 18 साल की सजा और भारी जुर्माना होगा। दहशत में बुजुर्ग बैंक जाकर 3 दिनों में 32 लाख रुपए ट्रांसफर करते रहे।
शिकायत दर्ज कराने के दौरान भी ठग ने पुलिस को कॉल कर स्वीकार किया, हाँ हमने पैसा लिया है, अब हमारा कुछ नहीं कर सकते। मदन महल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी मैडम, एक फ्रॉड हुआ है 10 लाख का डिजिटल। कल अविनाश चंद्र दीवान जी आए थे, उनने एक कंप्लेंट करी है कि उनको एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था जिसमें उनके द्वारा ये बोला था सामने वाले के कि पुलिस अधिकारी बनकर उन्होंने कंप्लेंट की थी कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें टेररिस्ट जो एक्टिविटी रहती है उससे जो कमीशन का जो पैसा होता है उससे आपके अकाउंट में जमा हुआ है। जब उनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और वैसे ही मेरे घर में मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसमें व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। तो इन चीज़ों को लेकर बार बार वो उनको बात कर रहे थे कि नहीं आपको आना पड़ेगा और कार्रवाई होगी, ऐसा होगा। इस तरीके से वो उनको झांसे में ले करके और फिर डिजिटल अरेस्ट करके अलग मतलब लगा 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उन्हें करीब 30 लाख रुपए उनसे जमा करा लिए हैं उनके अकाउंट से। और कहाँ का बता रहा था वो, कहाँ के पुलिस वाला है, कैसा? वो दिल्ली का उनको बता रहे थे अलग अलग कि भाई CBI जांच चल रही है और मेरे सीनियर से बात कर लो और उनको कुछ ऑनलाइन उनने जो कागज़ होते हैं वो भी भेजे कि ये आपका वारंट है, इस तरीके से। तो वो झांसे में आगे डर के कानून से। कैसे लिए हैं पैसे? पैसे इनका फ़ोन पे पेटीएम से भी है, UPI से भी है और UTR से भी है, अलग अलग। हाँ, अकाउंट नंबर है इसमें अलग अलग, जिसकी जांच के लिए अभी अपन ने साइबर में दिया हुआ है कुछ। तो इसमें जो जैसे ही उनकी डिटेल आ जाती है अपन कार्रवाई कर रहे हैं। ये रिटायर हैं और घर में मतलब इनकी वाइफ और ये रहते, बच्चे बाहर हैं। कितने दिनों तक अरेस्टिंग की थी? ये 1 तारीख से लेके कल 5 तारीख तक। क्या नाम है उनका है अविनाश चंद्र दीवान, शास्त्री ब्रिज के पास में रहते हैं, जो नारी निकेतन जाने का रास्ता शास्त्री ब्रिज के वहाँ पर इनका निवास है। क्या ये मेरे पापा हैं, पापा यहीं पर रहते हैं। पापा को 1 तारीख को दिन में 2:30 बजे करीब कॉल आया था, वीडियो कॉल था कि ATS पुणे से बोल रहे हैं करके, और इनको बोला गया कि कोई टेररिस्ट पकड़े गए हैं अफजल करके, उन्होंने आपका नाम लिया है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और कुछ आपने फंड्स का ट्रांजैक्शन किया है इनके अकाउंट के थ्रू, मतलब पापा का आधार कार्ड यूज़ करके। ऐसा करके इनको डराया बहुत 2-3 दिन तक। फिर बोला आपकी प्रॉपर्टी सीज़ हो जाएगी पूरी, आपके अकाउंट्स पूरे सीज़ हो जाएंगे, आपके पास लिक्विडेट कैश कितना है वो बताइए, डिटेल्स ली बहुत सारी। फिर अगर नहीं करेंगे तो 18 साल की सज़ा है, आपको भी होगी, 5 लाख जुर्माना है, आपको भी होगी, आपके बच्चों को भी होगी सज़ा, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमको हेल्प करिए। ऐसा करके फिर उन्होंने नेक्स्ट डे से बोला कि, और मैक्सिमम 8-9 घंटे इनको हाउस अरेस्ट रखते थे, वीडियो कॉल में ही रखते थे, पूरा देखते थे कि आप घर में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बाकायदा वीडियो कॉल में ही इनको बोलते थे आप बैंक जाओ, RTGS फॉर्म भरो, कुछ अकाउंट नंबर्स दिए, उसमें एक बार 10 लाख, एक बार 6.5 लाख, एक बार 8 लाख, 7 लाख, ऐसे कर करके 32 लाख टोटल इनसे जमा कराए 3 दिन में। और प्रॉपर वीडियो कॉल में ही सब कुछ देखते थे, करते थे वो हर चीज़ें, और बहुत डराते थे कि किसी को बताना नहीं, किसी को मतलब खबर नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ होगी तो इसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान हो जाएगा। ऐसा कर करके उन्होंने फिर कल जब हमको समझ में आया कि कुछ तो भी पापा परेशान हो रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों ने जब पापा को प्रेशर बनाया कि पापा क्या बात है, हम सब बाहर रहते हैं बच्चे सारे, तो पापा ने फिर बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ। और उन्होंने ये भी कन्वे इनको बोला कि एश्योर किया कि आपने जितना पैसा हमको दिया है ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा 5-6 दिन के बाद। लेटर भी है बताया उन्होंने बाकायदा सीजिंग का लेटर, जो भी हम डिपॉजिट करते थे उसका RBI का उसका लेटर आता था पूरा हमारे पास। पापा के व्हाट्सएप में RBI से एक लेटर आता था, उसमें लिखा रहता था स्टेप से लेटर देखिए कि इसमें मतलब हम रिसीव 7 लाख रुपए या रिसीव 10 लाख रुपए, इनका सीजिंग का लेटर आया है पूरा, मतलब सारी चीज़ें ऐसे करते थे वो। और ऐसा कर करके फिर कल चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं पूरी। अब देखिए 4 से 5 दिन कल जबकि हम SP ऑफिस में थे, शाम को कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ भी 6-7 बार कॉल आया, साइबर ऑफिस में भी कॉल आया, उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने फ्रॉड किया आपके साथ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए, बस ये है कि आप अपने मतलब अपना ध्यान रखिएगा, पैसा तो आपको नहीं मिलेगा और मेरा भी कुछ नहीं होगा, मेरा रोज़ का यही काम है। बोले मैं यही करता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिए। फिर इनको बोला कि अपने बच्चे से बात कराइए, तो मैं तो बाहर था, मेरे कज़िन ने बात की, फिर तो उन्होंने बोला है कि अपने पापा का ध्यान रखिएगा, हमने तो हमारा काम कर लिया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखिए। मैं आशीष देवान।